यार खाना इतना महंगा क्यों हो गया है? जब पिछली बार मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की तो मुझे लगा था कि किडनी बेचनी पड़ेगी। आजकल खाने के आइटम्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कई फूड आइटम्स जैसे कि ऑलिव ऑयल और केसर की कीमतें तो आसमान छू रहे हैं। तो आप भले ही कोई गैस्ट्रोनॉमिस्ट हो या फिर माइक्रोवेव मैस्ट्रो, तैयार हो जाइए सुपरमार्केट में मिल रही कुछ महंगी चीजों के महंगे होने का कारण जानने के लिए। ओलिव, ओलाफ, ओलाव। मैं जानता हूँ आप सभी की मम्मियों ने किचन में कुछ बेसिक चीजें रख रखी होंगी। कुछ पुरानी बेकिंग डिश जिसे बाहर का नजारा देखे ना जाने कितने दिन बीत गए होंगे, एक 1800 रुपए का किचन मिक्सर और एक ऑलिव ऑयल की बोतल। मैं नहीं जानता कि मिक्सर और बर्तन किस जमाने में आए, लेकिन ऑलिव ऑयल कहाँ से आया ये मैं आपको बखूबी बता सकता हूँ, ग्रोसरी स्टोर से। अब बात आती है कि ये ग्रोसरी स्टोर में पहुंचा कैसे। ये जरा सा ट्रिकी है। और क्या इसे इतनी महंगी कीमत पर खरीदना सही है, जबकि हमें सनफ्लावर या फिर वेजिटेबल ऑयल इसकी आधी कीमत पर आसानी से मिल सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये जरूरी है। आखिरकार 2022 में ग्लोबल ऑलिव ऑयल मार्केट 12.3 बिलियन डॉलर का था और यही उम्मीद है कि ये बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज जो इतनी सिंपल दिखती है वो इतनी महंगी क्यों है, इसे जानने के लिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। ऑलिव ऑयल है क्या? ये आपने सही गैस किया, ऑलिव से निकला हुआ तेल। ये ना सिर्फ खाने में बहुत अच्छा है बल्कि दिखने में बहुत सुंदर है, और तो और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। अब ये जानिए कि ये सभी ऑलिव ऑयल्स को एक तरह से बनाया जाता है। एक बोतल ऑलिव ऑयल की क्वालिटी के फैक्टर को पेड़ पर लगे ऑलिव से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। एल्टीट्यूड, हार्वेस्ट टाइम और किस तरीके से हार्वेस्टिंग की गई है, इन सभी का असर सुपरमार्केट में मिल रही बोतल पर होता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कल्टीवेटर। ये एक तरीके का ऑलिव ही है, और किस तरीके से किसान सदियों से इसे उगा रहे हैं उस तरीके का नाम भी। तो अगर बेस्ट ऑलिव से बेस्ट ऑलिव ऑयल बनता है तो मुझे बेस्ट ऑलिव कहाँ से मिलेंगे? अच्छी बात है कि ऑलिव ऑयल के पेड़ बड़े मजबूत होते हैं और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग फल दे सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रेफरेंसेस की तो इन्हें भी मेरी तरह मेडिटेरेनियन सनशाइन पसंद है। स्पेन, इटली और मोरक्को इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। स्पेन दूसरे नंबर वाले प्रोड्यूसर से 5 गुना ज्यादा ऑलिव बनाता है। ठीक है, मैं समझ गया। सबसे अच्छे ऑलिव लाइए, उनको निचोड़ दीजिए, ओम भट क्लीम स्वाहा, और पेश है आपके सामने एक बोतल के $30। इजी है। आपको तो पता ही है, एक पेड़ को ऑलिव उगाने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। जी हाँ, ये बहुत लंबा खेल है, और जब आखिर में फल आता भी है तो किसानों को एकदम सही टाइम पर हार्वेस्ट करना होता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। यह लोकेशन के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर में होता है। इस समय ऑलिव ऑयल बहुत ही तेल पीते हैं और मोटे और जूसी हो जाते हैं। जैसे जैसे नवंबर में दिन छोटे होते जाते हैं और सर्दियां आ जाती हैं तो ये पेड़ से गिरने लगते हैं। लेकिन अगर ये जमीन पर गिर गए तो इसका तेल निकल जाएगा और ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए वर्कर्स को बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, जिससे कि उनकी इतनी लंबे समय की मेहनत बर्बाद न चली जाए। 1 गैलन ऑलिव ऑयल बनाने में लगभग 50 LBS ऑलिव लगते हैं, मतलब कि करीब 36,000 ऑलिव। जी हाँ, और हर पेड़ 1 साल में करीब 33 से 34 LBS ऑलिव बनाता है। तो इसका मतलब हुआ पैसा बनाने के लिए किसान को 1 से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, लेकिन जितने ज्यादा पेड़ होंगे उन्हें उगाने के लिए उतनी ज्यादा जमीन लगेगी। इसका मतलब हुआ ज्यादा मजदूर लगेंगे जो ऑलिव उठाने में मदद कर सके। क्या किसी और का भी वॉलेट भी फट गया भाई? दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑलिव उठाने वालों के होने के बावजूद कुछ बड़े लोगों की मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता। आजकल लगभग हर ऑलिव हार्वेस्टिंग 2 ही तरीकों से होती है, या तो मशीन से या फिर हाथ से, और दोनों के फायदे और नुकसान है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है और ये 1 से ज्यादा फसल बनाने के लिए अच्छी है। बड़ी मशीन ऑलिव के पेड़ की तनी से लटक जाती है, उसे जोर जोर से हिलाती है जिससे कि उसके ऑलिव गिर जाएं। फिर या तो वो नेट में गिर जाते हैं या फिर इन्हें अपने अंदर खींचने के लिए बनाई गई मशीन में चले जाते हैं। यार मैं इसमें जरूर बड़े रोबोट लगाना चाहूंगा, फिर उसके नीचे लेट जाऊंगा और फिर सब नमकीन स्नैक्स को सीधा अपने मुंह में भरता जाऊंगा। टेस्टी है यार। इस मशीन का यूज करके किसान हर दिन 141 टन ऑलिव बना सकता है। ये ठीक किसी ब्लू व्हेल के वजन के जितना है। ये तो बहुत सारा तेल है भाई, लेकिन इसका एक नुकसान है, ये मशीन पेड़ को अच्छे से हैंडल नहीं करती है, जिससे कि उसे नुकसान पहुंच सकता है। और तो और इंडस्ट्रियल फार्मिंग मशीन करीब $1,00,000 जितनी महंगी हो सकती है। हे माता जी, ये तो बहुत भारी कीमत है, वो भी इस ऑलिव ऑयल को बेचने के पहली कीमत पर। बहुत सारे ऑलिव के दीवाने और छोटे किसान चीजों को ट्रेडिशनल ही रखना चाहते हैं। कैसे, आप यही पूछेंगे? आप और आपके दोस्त पेड़ के नीचे नेट टांग दीजिए, फिर पेड़ पर जोर जोर से डंडे मारिए। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर मशीन के हिलाने से पेड़ डैमेज हो सकता है तो फिर डंडे मारने से भी हो सकता है ना। अब यार आप इसमें बहुत तेज डंडे थोड़े मारेंगे, इस बेचारे पर इतना ही तेज वार करना है जितने में इसके फल गिर जाएं। लेकिन अगर पेड़ पर धीमा वार है तो फसल भी धीमी होगी। इस टेक्निक से निकले ऑलिव बहुत ही कम होते हैं, बस एक दिन में करीब 460 LBS, जो कि टन का तो 1/4 भी नहीं है।
ये लगभग 560 गुना कम ऑलिव है। जाहिर है आपने ये काम करने वाली मशीन ना खरीद कर बहुत सारा पैसा बचा लिया, लेकिन अब आपने जो लोग इस काम के लिए लगाए हैं उन्हें पेमेंट देने के लिए लंबे बिल भी देखने पड़ेंगे। यार ऑलिव को यहीं पर खत्म करते हैं। सच में मैं तो थक गया। रुक जाइए, आप कहाँ चले जा रहे हैं? हम अभी खत्म होने की कगार पर नहीं पहुंचे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे कि आप वाह फैक्ट की वीडियो देखते रहें। चलिए वापस आ जाइए, ब्रेक खत्म करते हैं। कहाँ थे हम? जब एक बार सारे फल का वजन नाप लिया जाता है तब उन्हें साफ कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी अनचाही मिट्टी या पत्थर निकाले जा सके। इसके बाद ये सीधा मिल में पिसने के लिए चला जाता है। इसको पीसने से प्लांट टिश्यू कुछ तेल छोड़ता है, जिससे कि ऑलिव एक गाढ़ा पेस्ट जैसा बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना। स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव प्रोड्यूसर है और ये हर दिन 2200 टन ऑलिव क्रश करता है, और ये पूरी प्रोसेस सिर्फ 24 घंटे के भीतर पूरी होती है, जिससे कि इसका पेस्ट फर्मेंट या ऑक्सीडाइज ना हो जाए, जिससे इसका फ्लेवर भी बिगड़ सकता है। रुक जाइए, अपनी मम्मी के पुराने मिक्सर में ऑलिव पीसने जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे हाँ, सच में इसमें टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से बेस्ट क्वालिटी के ऑलिव बनते हैं। अगर टेम्परेचर 122 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया तो इनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये पिघल जाएंगे। लेकिन जो मिल हमने अभी देखी उनमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आजकल के मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीन से चीजें जरा खराब हो जाती हैं, जिसके कारण ये नई ऑलिव तेल निकालने वाली मशीन को ऐसे हैंडल करना पड़ता है कि जिससे चीजें ठंडी और अच्छी जगह पर बनी रहें। फाइनली अब हम तेल निकालना शुरू कर सकते हैं। हे भगवान, मेरे इंतजार को हमारे जान निकल जाएगी। लेकिन हमारे पास बनाने के लिए जूस हैं और यहीं से तो चीजें जूसी बनती हैं। पहले के जमाने में तेल निकालने का सबसे फेमस तरीका था इसे इस तरह की लेयर में जमा देना। हर एक लेयर में ऑलिव का पेस्ट डाल दिया जाता था और फिर इस पर प्रेशर डालकर तेल निकाला जाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने हमें कई नए सॉल्यूशंस दे दिए हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कह सकते हैं। इन चालाक मशीन को सेंट्रीफ्यूजेस भी कहते हैं। ये पार्टिकल्स को डेंसिटी के हिसाब से लिक्विड में बदल सकती हैं। ये लिक्विड को बहुत तेज घुमाती हैं, जिससे कि पार्टिकल्स में ज्यादा डेंसिटी बन जाती है। ये है हमारा तेल, जिसमें ना पानी है ना पत्थर। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत सा तेल बहुत कम कीमत में निकाल देता है, इसलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करने लगे। ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। स्पेन में 1700 ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स में से सिर्फ 0.5% ही पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अरे यार कम ऑन, समय के साथ आगे बढ़ जाओ। आखिर में हमें हमारा तेल मिल ही गया। अब जो काम बाकी है वो है इसे उठाना और गटकना, लेकिन इससे पहले क्वालिटी कंट्रोल करवाना। ये बहुत ही बोरिंग लग सकता है, लेकिन बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी से तेल की कीमत पता चलती है। क्या आपने कभी सोचा है ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में क्या अंतर है? नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये अपने सीनियर प्रोम के बाद कहाँ गए थे। उस नाली से अपना दिमाग निकालो भाई। ये कुछ फ्लेवर प्रोफाइल्स हैं और तेल की कैरेक्टरिस्टिक्स का मार्क है। एक्स्ट्रा वर्जिन आपको मिल सकने वाले तेलों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन तेल को एक्स्ट्रा वर्जिन होने के लिए उसमें 1% से भी कम एसिडिटी होनी चाहिए। कम एसिडिटी लेवल ये बताते हैं कि तेल को फैटी ओलोइक एसिड में नहीं बदला गया है। इसमें और भी कई एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल होते हैं। ये सब तो हुई साइंस नर्ड्स की बात। बेसिक में बताऊं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का ना सिर्फ टेस्ट बेहतर है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। फिर दूसरे नंबर पर आता है वर्जिन ऑयल। ये भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वाले मेथड से बना होता है। फर्क इतना है कि इसमें 2% एसिडिटी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये बेस्ट में पाए जाने वाले 1% से 2 गुना है, तो समझ जाएंगे क्वालिटी में बहुत ही डिफरेंस है। और अगर बात करें आपके प्लेन जेन ऑलिव ऑयल की, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो उससे दूरी बना लेता। ये कीमत में जरूर उनके चौथाई के बराबर होगा, लेकिन क्वालिटी में भी उनके चौथाई जितना हुआ तो खुद को लकी मानिएगा। मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है, लेबल चेक कर लीजिए। ज्यादातर ये सस्ते ऑलिव ऑयल को सस्ते तेल से पैक कर दिया जाता है, पर ये सस्ते तेल आखिर हैं कौन से, और ये सस्ते हैं ही क्यों? अब आप वेजिटेबल ऑयल को ले लीजिए। शेल्फ पर रखे ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल पाम फ्रूट से बनते हैं। ये पेड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उगता है, मतलब हुआ कि ये पूरे साल फल देता है। जहां ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अपने वजन का सिर्फ 10 से 20% बनाता है, वहीं पाम फ्रूट अपने वजन का 56% तेल बनाता है। इनफैक्ट 1 हेक्टेयर जमीन 3.2 टन पाम ऑयल बना सकती है। ये तो उसकी कीमत का 10 गुना ज्यादा है। इसी कारण से बायोडाइवर्स नेचुरल रेन फॉरेस्ट को इकोलॉजिकली अच्छा करने की बजाय प्रोडक्शन एफिशिएंट बनाया जा रहा है। लेकिन ये तो दूसरी कहानी हो गई। जैसा कि आप वॉल्यूम से जान गए होंगे, ऑलिव ऑयल दुनिया का सबसे ज्यादा मिल जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसके लिए एफर्ट्स भी ना लगाएं। आप जो सबसे महंगा ऑलिव ऑयल खरीद सकते हैं वो है लैम्डा अल्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसका बस 500 ml, जो कि 2 कप से भी कम होता है, वो $12,800 का होता है। मेरा बेचारा दिल। और तो और इसकी हर बोतल हैंड क्राफ्टेड बॉक्स में आती है, जिसमें 2 गोल्ड प्लेट्स भी होती हैं।
एक में खरीदने वाले का नाम लिखा होता है। इसको फ्रूटी फ्लेवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे इसका स्वाद कभी भी नहीं मालूम पड़ेगा। मेरा मतलब है, मेरी शक्ल पर पागल थोड़ी लिखा है जो एक कार की कीमत में तेल की बोतल खरीद लूं। क्या आपने ये दिल दहला देने वाली कीमत वाला ऑलिव ऑयल खरीदा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वाओ, एक दिन का काम खत्म हो गया। सब समराइज करके बताता हूँ। ऑलिव ऑयल इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। आपको जमीन खरीदनी है, पेड़ लगाने हैं, फल आने का इंतजार करना है, फिर से इनके सही पकने का इंतजार करना है, फिर इससे पहले कि ऑलिव ऑयल सड़ जाए इनका तेल निकालने के लिए भागना भी है। यार मुझे तो ना सोचकर ही थकान लगने लगी है, लेकिन ऑलिव ऑयल ही सबसे मुश्किल चीज नहीं है। अरे नहीं, आपने आज के लिए बहुत काम कर लिया है तो इसीलिए जाइए और आराम से कुछ स्नैक्स खा के आराम कीजिए, लेकिन तैयार रहिए क्योंकि आने वाले कुछ खाने के आइटम ऑलिव ऑयल को एक बहुत ही आसान काम लगवा सकते हैं। क्रॉक्स पॉक्स। ऑलिव को छोड़ो, हम लोगों में से जो किचन में भी एडवेंचर ढूंढते हैं उनके लिए किसी चीज के बारे में क्या ख्याल है? कभी केसर का नाम सुना है? ये यूरोप, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट खाने में इस्तेमाल की जाने वाली रेड स्पाइस है, जिसे मीठे में रंग और इसके फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। ना कि ये सिर्फ टेस्टी है, बल्कि पहले के जमाने में इसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, कपड़ों में रंग, यहाँ तक कि ट्रेडिशनल दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इनफैक्ट केसर हमेशा से आसमान में था और कई बार तो ये आसमान छूती कीमत 1 पाउंड के लिए सोने जितनी कीमत हो गई थी। ये आज भी बहुत महंगा है, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर $5000 पर पाउंड में बिकता है। जी हाँ, लेकिन क्यों? इसकी खेती करना बड़ा मुश्किल काम है। केसर को क्रॉक्स सेटिव्स फूल से निकाला जाता है और ये असल में फूल का स्टिग्मा या पॉलिन रिसेप्टर होता है। हर फूल में सिर्फ 3 स्टिग्मा होते हैं और वो भी सिर्फ एक बार। तो इसका मतलब अगर एक बार हाथ से गए तो गए। और अगर ये भी काफी नहीं था तो बता दूं कि हर रेशा इतना कोमल होता है कि किसी मशीन के छूने से टूट जाएगा। इसीलिए केसर की खेती करने वाले किसानों को हाथ से इसे एक एक करके निकालना होता है और ये सारा काम सूरज निकलने से पहले करना होता है, क्योंकि ये रेशा इतना कोमल होता है कि सूरज देखने से मुरझा जाएगा। हे भगवान, और क्या है? एक पूरा दिन काम करने वाला केसर का किसान बस एक जेली बीन के जितना ही केसर इकट्ठा कर पाता है। बाप रे। और फिर इन सभी छोटे छोटे रेशों को सुखाया जाता है। ये प्रोसेस देश के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन करीब करीब 10 दिन ले सकती है। ये तो कमर तोड़कर रख देने वाला काम लग रहा है भाई। और तो और ये फूल साल में बस 2 या 3 ही फूल खिलते हैं। ये सच है, पूरे साल की मेहनत बस चंद मिनटों में सिमट जाती है। मजदूरों की कीमत और इसे बनाने की मेहनत देखकर केसर की कीमत और इसका दुनिया में सबसे महंगा स्पाइस होना हमको चौंकाता नहीं है। अच्छा, वो ये खाने में बस जरा सा डलता है, नहीं तो मुझे इसे बिरयानी में डालने के लिए अपना घर दोबारा से गिरवी रखना पड़ता भाई। अब घर में खाना बनाने वालों, इससे पहले कि तुम अपने बासमती चावल लेकर तैयार हो जाओ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। मेरे तो कबर्ड में केसर है और इसके लिए मैंने बस चंद डॉलर ही खर्च किए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके साथ धोखा नहीं हुआ है? आप जानते हैं जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जाए और उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन ना हो पाए तो उसके जैसे दिखने वाले फेक आइटम्स की भरमार हो जाती है। 2019 में स्पेन की एलिकेंटी में अथॉरिटीज ने एक फैक्ट्री में छापा मारा जहां से उन्हें $9 लाख का झूठा केसर मिला, जो कि पूरे यूरोप में भेजे जाने की तैयारी में था। जहां हमारे सुपरमार्केट में कई सारे प्रोडक्ट केसर के नाम से बिक रहे होंगे, वहीं उनमें से ज्यादातर रंगे हुए भुट्टे के रेशे हो सकते हैं। और बात करें एलिकेंटी के वेयर हाउस की, तो ये केसर सस्ती सब्जियों के रेशे भी हो सकते हैं। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके किचन तक एकदम सही प्रोडक्ट पहुंचता है? सबसे पहले कीमत देखिए। अगर कोई डील वाकई बहुत अच्छी लग रही हो तो फिर वो होगी। इसकी कीमत कम करवाने के चक्कर में उल्लू मत बनना। दूसरी बात, एक अच्छा सेलर चुनिए। ईरान पूरी दुनिया का करीब 90% केसर बना रहा है। अगर मुझसे पूछो तो आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ईरान का केसर सबसे अच्छा नहीं माना जाता। यह खिताब जाता है कश्मीर के केसर को, जिसके स्टिग्मा ज्यादा लंबे होते हैं। जाहिर है, अच्छी फसल का मतलब हुआ ज्यादा कीमत। तो अगर आप किसी रात में अपने सारे पैसे खर्च करके गरीब हो जाना चाहते हैं तो गरीब होकर मेरे घर आ जाइए। इसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मिलेनियर वनीलियर। मैं सिल्वर मेडल वाले लड़कों में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन दूसरी सबसे महंगी चीज पहली से भी ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। केसर आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये अगला फ्लेवर आपने जरूर टेस्ट कर लिया होगा। ये आपकी सुबह की कॉफी भी हो सकती है, या मीठे में स्नैक्स, या फिर अपनी एक्स की याद में रोते रोता पूरा आइसक्रीम का टब खाने में भी ये शामिल है। जी हाँ, दुनिया की सबसे दूसरी महंगी चीज है वेनिला। ये सच में अपनी सबसे प्योर पॉट फॉर्म में से सो कॉल्ड बोरिंग फ्लेवर $600 पर पाउंड में बिकता है। अब ये बोरिंग नहीं लग रहा होगा, है ना? एक मिनट,
मैं तो अपने यहाँ के आइसक्रीम पार्लर जाकर इस वनीला को कुछ ही डॉलर में खरीद सकता हूँ। इस हिसाब से तो काफी वनीला है हमारे आसपास, है ना? लेकिन असल में है नहीं। एक मिनट, इससे पहले कि आप अपने स्टोर में जाकर रिफंड मांगने लग जाए, मेरी बात सुने। जो वनीला फ्लेवर आप अपनी आइसक्रीम या मीठे में खा रहे हैं वो आर्टिफिशियल कंपाउंड है जिसका नाम है सिंथेटिक वेनिलिन। याद कीजिए उस वनीला को जो अपनी मम्मी कहती हैं कि घर पर है। केमिकली असली वेनिलियन से बहुत ही पास है जो कि वेनिला पॉट्स में मिलता है, लेकिन असल में ये सिमिलर लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनता है, जैसे कि यूजेनॉल, जैसे दालचीनी, लौंग या नटमेग से निकाला जाता है। यूजेनॉल को एक प्रोसेस से होकर जाना होता है जिसका नाम है आइसोमेराइजेशन, जो कि एटम्स की अरेंजमेंट को हिला देता है जिससे कि ये ऑर्गेनिक वेनिलिन के और करीब आ जाए, जिसे आइसोयूजनॉल कहते हैं। फिर ये मिलता है एक एल्कली में और होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें इसे ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है। इसके साथ ही इसके फ्लेवर के लिए की गई लंबी प्रोसेस खत्म हो जाती है। हे भगवान, किसे मालूम था कि इतना साइंटिफिक होने वाला है। हाँ, आजकल वेनिला फ्लेवर्ड चीजों में ये फेक वेनिला डालना इतना कॉमन हो चुका है कि ये असली वेनिला के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? असली वेनिला एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्किड से आता है जो कि सदर्न अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, लेकिन अब यहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा वेनिला नहीं आता। लेट 1700 में दुनिया का सबसे ज्यादा वेनिला प्रोडक्शन मेडागास्कर शिफ्ट हो गया, लेकिन किसान एक छोटी सी परेशानी नहीं सुलझा पाए। ऑर्किड को बस मैक्सिकन मेलिपोना मधुमक्खी ही पॉलिनेट कर सकती है और वो तो सिर्फ मैक्सिको में पाई जाती है, और बिना मधुमक्खी मतलब बिना बीन्स सदियों तक कोई वेनिला पॉट्स ना बना पाने पर किसान खुद ही मधुमक्खी बनकर पॉलिनेट करने लगे। नहीं, वैसे नहीं, लेकिन इन्होंने जरा कम रेडिकुलस तरीका ढूंढ निकाला। देखिए, वेनिला पॉट्स में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इनके पास सब फैसिलिटी है, बस थोड़ी सी बाहरी मदद चाहिए। अरे यार, तुम और मैं दोनों यहीं पर किसान आ जाते हैं। फिर ये एक पतली नुकीली छड़ी लेते हैं और जिस मेम्ब्रेन से मेल और फीमेल पार्ट अलग होते हैं उनको हटा देते हैं। फिर ये दोनों को उंगली से दबा देते हैं। इसके कारण से दोनों सेक्शन पास आ जाते हैं और फिर बूम, ये हुआ पॉलिनेशन और तुरंत ही वेनिला पॉट्स बनने लग गए। ठीक है, माना कि जितना आसान है मैंने उससे कहीं ज्यादा आसान तरीके से बता दिया। ये बहुत ही माथा ठनकाने वाला काम है और ये काम सिर्फ इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वेनिला पॉट्स बस हर साल सिर्फ एक ही दिन फूलते हैं। तो अगर उस दिन आप सुबह ज्यादा सो गए तो फिर आपके लिए बुरी खबर है दोस्तों। आपके सोते हुए दिमाग को नया काम ढूंढना होगा। हो सके तो रात की नौकरी ढूंढ लो, या फिर हो सकता है आप पॉट्स की प्रोसेसिंग में अच्छे हों। क्या आपको लगा था आप सीधा पेड़ से निकाल कर ये बीनी दोस्त गटक जाएंगे? नहीं, जब ये पॉलिनेट हो उसके 9 महीने के बाद ये तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन फिर इन्हें एक लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले इनको गर्म पानी से धोया जाता है, फिर 36 से 48 घंटे बड़े बर्तन में रखा जाता है और यही वो समय है जब बीन्स हरे से ब्राउन होने लगते हैं। तब से इनका काम शुरू हो जाता है, जहां ये सुबह में धूप देखते हैं और रात में अपने बर्तन में बैठ जाते हैं। ऐसा 5 से 15 दिन चलता है और फिर जरा धीमी सुखाने वाली प्रोसेस शुरू होती है, जहां अच्छा हवादार कमरा और स्पेशल ड्राइंग रैक होती है। ये है उगने, पॉलिनेशन से लेकर फसल के बनने और बिकने तक की प्रोसेस। ये समय आते आते हर 5 से 7 LBS का हरा बीन बस कुछ पाउंड का ब्राउन प्रोसेस्ड वेनिला बन जाता है। हे भगवान, अब मुझे समझ आया इतना महंगा क्यों होता है। मैं तो यही प्रे करूंगा कि अमूल और मदर डेयरी वही फेक वेनिला यूज करते रहे, नहीं तो मेरी आइसक्रीम बात मुझे बहुत महंगी पड़ने लगेंगी। नो किसेस फॉर यू। मैं ये बात मानूंगा कि मैं बहुत बड़ा वाला भुलक्कड़ हूँ। मैं बिना कोई बटा फिकर अपने मुंह के अंदर डाले 45 मिनट भी नहीं बिता सकता। मैं क्या ही बोलूं यार, मैं नट के लिए पागल हूँ, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर मेरी फेवरेट कैंडी के लिए चॉकलेट कैसे बनाई गई है। और मैं चौंक गया ये जानकर कि ककाओ, वो पेड़ जिससे चॉकलेट बनती है, उसे उगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ककाओ पॉट्स सब अलग अलग टाइम पर पकते हैं। तो इसीलिए किसान को पूरे साल उन पर नजर रखनी पड़ती है। हर पॉड में 20 से 50 बीन्स होते हैं जो कि व्हाइट पल्प वाले फल में बैठे होते हैं। इन पॉट्स को पेड़ से नीचे तोड़ा जाता है और सारे बीज निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अपने भूखे घोड़ों को रोक लीजिए, ये चौके बीन्स इन फार्म में बहुत ही कड़वे होते हैं। इससे पहले कि वो चॉकलेट में बदल पाए, इन्हें फर्मेंट होने के लिए 6 से 10 दिन लगते हैं, जिससे कि सीड का बाहर का कोट डिस्ट्रॉय हो जाए, फ्लेवर बढ़ जाए। फिर अगले 5 से 10 दिन इनको छांटा जाता है और फिर बेचा जाता है। ये बहुत ही थका देने वाला काम लग रहा होगा, है ना? एक पेड़ को पूरा साल लगता है सिर्फ 1 पौंड कोकोआ बनाने में। तो इसीलिए किसानों को बहुत सारे पेड़ चाहिए होते हैं, जिनका मतलब हुआ बहुत सारा काम, है ना? लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि कोकोआ महंगे खाने वाले वीडियो में कहां से आ गए, है ना? कैंडी बार तो बस कुछ डॉलर की होती है। मुझे सोचने दो, ये असल में चॉकलेट नहीं है,
ये ट्विस्ट कभी सपने में भी नहीं सोचा था, है ना। ये असल चॉकलेट ही है, और ज्यादातर वेस्टर्न दुनिया में तो चॉकलेट बहुत ही सस्ती रहती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये बात उन किसानों के लिए सही नहीं है जो कि इसे उगाते हैं। दुनिया भर का 1/3 कोकोआ आइवरी कोस्ट से आता है। वो किसान जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसे उगाने और बीन्स को प्रोसेस करने में लगा दिया, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये टेस्ट कैसा करता है। आइवरी कोस्ट में चॉकलेट बार की कीमत है $2.70, जो कि आपको मेरे जैसे लोगों के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक किसान की एक दिन की कमाई का तिहाई भाग है। यहाँ यूएस में मैं टेस्टी चॉकलेट खा रहा हूँ, इसके पीछे जो इस चैन में सबसे पीछे किसान है ना, उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेस्टी चॉकलेट खाते टाइम आप गिल्ट ट्रिप में चले जाएं, लेकिन बस कोशिश कीजिए कि ट्रेडमार्क वाला सामान खरीदें, जिससे कि इन किसानों को कम से कम गारंटी मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाए। और इसी के साथ मुझे भूख लग गई है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे छोटे नन्हे हाथ सारी मेहनत कर करके थक चुके हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं की। इन सभी खेती में आपकी फेवरेट कौन सी रही, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।